बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलार स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद असीम साहब। नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में एक बड़े जलसे का इनेकाद किया था। तो आज के दिन की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो अपनी इंतखाबी मुहिम है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से PP 158 के अंदर जलसा आम का इनेकाद किया, जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरीम नवाज़ ने गुफ्तगू की। सूरत हाल ये है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातें काफ़ी परेशानी का शिकार हैं कि मौजूदा जो महंगाई की लहर है ये इनको डबो देगी, या अवामी मकबूलियत इन्हें हासिल नहीं करने देगी। तो अब वो नित नए तरीके सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये जो बोझ है अपने कंधों से उतारा जाए और इसे किसी दूसरे के कंधों पर रखा जाए। बढ़ती हुई जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसका भी एक तरीकाकार ढूंढा गया है कि इसका मुर्दे इल्ज़ाम हुकूमत को न ठहराया जाए बल्कि इसकी जिम्मेदारी किसी और पर डाली जाए। अब एक कुलिया तैयार किया गया है कि पेट्रोल की जो नई कीमत है उसका तयन हुकूमत नहीं करेगी बल्कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज करेंगी और डी रेगुलेट भी उसे किया जा सकेगा। जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर होता है कि तेल पहुँचाने के लिए जितना आपको फासला तय करना पड़े उन इलाकों में जाके तेल उतना महंगा हो जाता है, और अगर पहले इलाकों में तेल मुहैया किया जाता हो तो वहाँ पर तेल सस्ता होगा। यानी मिसाल के तौर पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें मुख्तलिफ होंगी। एक कीमत, एक दाम यानी एक मयार बरकरार नहीं रहेगा। अब ये सारा इदारा इख्तियार जो होगा वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का होगा और हुकूमत सिर्फ लेवी और टैक्स की मद में सिर्फ पैसा लेगी और दूसरे जो तमाम तर मैकेनिज्म है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर छोड़ दिए जाएंगे। ओगरा उनकी मॉनिटरिंग करेगा। ये नया तरीकाकार है। इससे बोझ दूसरी कंपनीज के ऊपर मुंतकिल किया जाएगा और अपने हाथ खड़े कर लिए जाएंगे कि हमारा इसमें कोई सरोकार नहीं है, हमने कोई इकदाम नहीं उठाए। जो भी रेट लग रहे हैं ये बैनुल-अक़वामी मार्केट्स के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने तयन किए हैं। अब ये सूरत हाल है। सियासी मंजरनामा किस हद तक मौजूदा हुकूमत के मुखालिफ होगा, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं और आगाज़ करते हैं कल के जलसे को रिलेट करते हुए आज के। राना साहब, कल का जो जलसा हुआ, हमारे वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि 10,000 के करीब कुर्सियाँ लगाई गई थी और बमुश्किल वहाँ पर लोग पहुँचे। उनका ये कहना था कि जुड़वा शहरों से ज़्यादा 1,500 अवाम जो है वो कल के जलसे में पहुंची है। यहाँ पे लड़ाई और सिर्फ बहस यही चलती रहती है कि कितने लोग आए थे, कितने कम थे और कितने लोग वहाँ पे पहुँचने के बावजूद भी वहाँ पर मौजूद दिखाई नहीं दिए। ये बहस कब ख़त्म होगी और जो मौजूदा एजेंडा है, बुनियादी हक़ाइक़ है, उस पर बात कब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, इमरान खान का जलसा, मैंने पहले कहा था कि इमरान खान का जलसा पाकिस्तान की सियासत का रुख किस तरफ है, पाकिस्तान की सियासत के रुख का तयन करेगा। इमरान खान का जलसा, परेड ग्राउंड का जलसा, ये साबित करेगा कि इमरान खान की आगे सियासत है या नहीं है, पाकिस्तान में आगे किसका वक्त आएगा, किसका नहीं है, ये सारी चीज़ें। आज आप गौर करें, कल जलसे से पहले एक मुबैना ऑडियो आई जी, जिसके हवाले से आज बहुत सी चीज़ें सामने भी आ गई और साबित भी हो गया कि वो गलत थी। उसके बाद आज 6 वफाकी वज़रा ने, 3 सूबाई वज़रा ने, 5 तर्जमानों ने सिर्फ इमरान खान पर तनकीद की, कोई और काम नहीं किया। किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब हम सब्जियां सस्ती कर रहे हैं, हम 80 रुपए किलो जो थे टमाटर थे वो 190 किस तरह हो गए, प्याज जो है वो 150 किस तरह हो गया है, हम इसको किस तरह सस्ता करेंगे। किसी ने नहीं कहा लोड शेडिंग पे किस तरह काबू पाएंगे, किसी ने नहीं कहा कि पेट्रोल किस तरह सस्ता करेंगे। राना साहब बताया लोड शेडिंग का बताया। उन्होंने ये बताया कि ईद के दिनों में भी लोड शेडिंग खत्म नहीं हो सकती, कम होगी। भाई वो तो मार्केटें बंद होंगी ना, वो कम होगी। मैं ये कह रहा हूँ जो असल चीज अवामी मसाइल पे किसी ने बात नहीं की। अवाम को किस तरह भूख से निजात दिलानी है किसी ने बात नहीं की, अवाम को क्या रिलीफ देना है किसी ने बात नहीं की। आज सारी तवज्जो थी उनके इमरान खान पे, सब ने तोपों का रुख जो था अपना सियासी वो इमरान खान की तरफ किया हुआ था। मुझे बताएं, जब जलसा कल का नाकाम हो गया, बकौल इनके 8,000 10,000 बंदे थे, बकौल इनके बहुत से, माजरत से मैं माजरत से कहता हूँ, हमारे सहाफ़ियों को तादादें नहीं बताना चाहिए, सहाफ़ियों का काम नहीं है। अब मान लें जब किसी ने कह भी दिया कि 8,000 से 6,000 चले, इतने कम बंदे थे, तो फिर इमरान खान का क्यों डिस्कस कर रहे हैं भाई? आप छोड़ दें, भूल जाएं उसको। अगर उसके साथ थे ही कोई नहीं तो आपको क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ तो उस वक्त हुई जब आपने ये देख लिया कि कल के जलसे में इनकी तवक्को से कई गुना ज्यादा लोग थे, इनकी तरफ से पाबंदियां, रुकावटें खड़ी करने के बावजूद लोग थे, इनके अंदाजों के, इनकी रिपोर्ट्स के बावजूद वहां पर बे इंतहा लोग थे जितने जलसागाह के अंदर थे, उससे कई गुना
ज़्यादा जलसा गाह के बाहर थे और कई गुना ज़्यादा लोग जलसा गाह के करीब भी पहुँच नहीं सके ट्रैफिक की वजह से। तो ये खौफ था यासर, मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। कल के जलसे के बाद एक चीज़ फाइनल हुई कि अब आप अपनी तोपों का रुख इमरान खान की तरफ कर लें। इमरान खान के ख़िलाफ़ जितना मवाद सच्चा है झूठा है, जहाँ से मिलता उसे निकालें, नहीं कुछ मिलता फिर भी निकालें। कोई ऑडियो वीडियो तो आजकल तो मास्टर है ना बहुत से लोग ऑडियो वीडियो के, वो करें और करके उसको करना शुरू करें। पहले एक बात बताएं, क्या बुशरा बीबी भारत की एजेंट है? क्या बुशरा बीबी इसराइल की एजेंट है? क्या बुशरा बीबी कोई ऐसी है कि जिसके टेलीफोन टेप करना बड़ा ज़रूरी था? मान लें जी, मैं एक बात का, दूसरे टेलीफोन कौन टेप कर रहा था? टेलीफोन कौन टेप करवा रहा था? किसको खतरा था? गौर करने वाली बात ना यासर, क्यों टेप कराए जा रहे थे टेलीफोन इनके? जब आप समझते हैं कि एक शख्स सियासत में नहीं है, आप समझते उसकी वैल्यू कोई नहीं है, आप समझते उसका कुछ नहीं है, तो फिर क्यों टेप कराए जा रहे थे? पीछे कौन खड़ा था? कौन टेप करवा रहा था? क्यों टेप करवा रहे थे? किस लिए ये सारा कुछ बाहर लाया जा रहा है? इसका मतलब है कि फिर जो बात इमरान खान कहते हैं कि रजीम चेंज, और उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब पूरी एक प्लानिंग के तहत सब कुछ किया गया, तो वो तो फिर आप खुद साबित करते हैं, अपने कोलोफेर से साबित कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को सामने ला कर, चाहे वो झूठी हैं, उसकी तरदीद आ गई है, सारा कुछ हो गया है, आप कहेंगे नहीं तरदीद गलत है, चले ये हम इस पैस पे बैठते ही नहीं। लेकिन कौन कर रहा है? आपको तो चाहिए था इसका जलसा निकाम हुआ तो निकाम होने के बाद छोड़ देते, खुशियाँ मनाते। आप आज मिठाइयाँ तकसीम करते, आप आज उसको डिस्कस ही ना करते। आज सुबह से लेकर शाम तक टीवी पे मुझे वो नज़र ही कुछ नहीं आया। मैंने जब देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुझे दूसरी तो मुझे तीसरी तो मुझे चौथी, उसके बाद उन लोगों के ट्वीट्स, उन लोगों के बयान, इस तरह लगता है सारी हुकूमत जो है, और आज मरियम साहबा का जलसा, इस तरह लगता था सारा रुख ही जो है वो एक तरफ है कि इमरान खान जो है और पीटीआई जो है इसको किस तरह किया जाए। ये खौफ की अलामत होती है। अगर यही नून लीग का जलसा होता है और तहरीक इंसाफ करती है, उनके लिए भी ये खौफ की अलामत है। बेसिकली कल के जलसे के बाद इन्हें जब महसूस हुआ कि ये जलसा जो है ये बड़ा एक बड़ा जलसा हो गया, और उसके बाद इन्हें नज़र आया कि हर शहर में लोगों ने एहतजाज किया, हर शहर में यही रिस्पॉन्स आया। फिर उन्होंने अपने 20 के 20 हलकों की रिपोर्ट ली, तो उन्हें पता चला कि 20 के 20 हलकों में यही सच्चीज़ें सामने आ रही हैं। जिसका दरवाज़ा नॉक करते हैं वो कहते हैं वोट किस मामले में दें, क्यों दें वोट? लोग सवाल करते हैं आपको वोट क्यों दें? आपने कहा था इमरान खान ने महंगाई की, आपने उससे कई गुना ज्यादा कर दी। आपने कहा था पेट्रोल 12 रुपए महंगा नहीं होगा, आपने 112 से ऊपर महंगा कर दिया। आपने कहा था डीजल महंगा नहीं होगा, डीजल जो है वो उस रेट पे चला गया जो कोई सोच नहीं सकता। आपने कहा था आटा महंगा नहीं होगा, आटा नायाब हो गया। आपने कहा था घी महंगा नहीं होगा, घी महंगा तरीन हो गया। आप कहने रहे कौन सी चीज जो एक सस्ती हुई, इवन के कब्र भी महंगी हो गई, मौत भी महंगी हो गई, हर चीज महंगी होगी। लोग कहते हैं क्यों वोट दें? आप वोट लेने आए ना, क्या आपके पास क्या चीज है? तो इससे घबरा के अब ये इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। और आज वज़रा को चाहिए था कि अवाम की बात करते, आज वज़रा को चाहिए था अवाम की चीज़ें बताते हैं कि अवाम को हम क्या रिलीफ देने जा रहे हैं। छोड़ दे इमरान खान को, अब अपनी कारकर्दगी रिलीफ क्या देना राना साहब? वो जब आके ये बयान दे दें कि ईद पर भी लोड शेडिंग कम नहीं होगी, तो वो ये तो आप एक खुशी का लम्हा आने वाला है, और खुशी के लम्हे पे आप उस पर पहले से ही पानी फेर रहे हैं और पहले से ही कॉशन दे रहे हैं। किसके लिए खुशी का लम्हा है? ये खुशी का लम्हा है उन लोगों के लिए जिन ईद उनकी है, जिनके घरों में खाना है। ईद उनके लिए खुशी का त्यौहार है जिनके घरों में दुनिया की हर नेमत मौजूद है। भाई यहाँ पे तो लोगों को अब 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है, बिजली के बिल इतने आ गए, लोग सोच रहे हैं कि बिजली के बिल अदा करें, बच्चों के ईद में कपड़े लाएं। लोग सोच रहे हैं कि जनाब मेरे घर में ईद का गोश्त तो होगा, किसी तरफ से आएगा, तो मैं पकाऊंगा किस पे? मैंने रात को सोशल मीडिया पे देखा एक शख्स को रोते हुए, उसने कहा मैंने आलू जो है, आलू ये पानी में उबाल के अपने बच्चों को खाना खिलाया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं घी खरीद सकता। तो ये क्या देंगे खुशियाँ? कोई ऐसा ये मामला अब पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती अब चलते हैं ना। यहाँ से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताएं, आज भी 3 वज़रा ने कहा कि IMF का पास इमरान खान गया, इसने बेड़ा गर्क कर दिया, यही कहा है ना? जी जी यही कह रहे हैं। जरा कर दें अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब लिस्ट भी दिखा सकें। अब जरा गौर करें, IMF के पास तो PTI तो गई एक दफ़ा, जुलाई 3, 2019 को गई PTI, एक दफ़ा गई। जरा उससे पहले आप आ जाए, सितंबर 4 सितंबर 2013 पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून गई, 24 2008 को PP गई, मुशर्रफ 2 दफ़ा गया है, फिर 2 दफ़ा मुस्लिम लीग नून जाती है, अक्टूबर 20 1997 1997, फिर
अक्टूबर 2019 2 दफ़ा यानी ये जा रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा दफ़ा जाती है। फिर उसके बाद मोइन कुरैशी साहब हैं, वो भी गए हैं। फिर जनरल ज़िया साहब भी गए हैं। मुझे एक बात बताएं, ये लिस्ट मौजूद है, इस लिस्ट पे मौजूद सारे गए हैं। ये पहल किसने की? सेकंड कौन था? थर्ड कौन था? फोर्थ कौन था? 5 कौन था? 6 कौन था? ये देखें ना कौन थे, ये क्यों गए थे? इस अजाब को अपने गले में क्यों डाला था? किसने डाला था? तो आपके किए हुए मुआहदे जो आगे से आगे से आगे जा रहे हैं, फिर किस चीज़ की फिक्र है? अब आप कहते हैं कि IMF जो है वो हमसे डील नहीं सही कर रहा, इसलिए निकाला जनाब। तकनीक का नाच नचवाया जा रहा है और नाक से लकीरें खिंचवाई जा रही हैं। क्यों निकलवाई जा रही हैं? इसका मतलब है आप अहल नहीं है, इसका मतलब है आप जो है वो इस काबिल नहीं है, इसका मतलब है आपसे वो तमाम खून निचोड़ना चाहता है, वाम का आपका नहीं, कि जो वो निचोड़ सकता है। वो इमरान खान से ये क्यों नहीं करवा सका? ये इमरान खान से क्यों नहीं करवा सका? आप कहते हैं इमरान खान साहब ने मुआहिदा किया था, लाए मुआहिदे की कापी सामने। अगर मुआहिदा किया था फिर उसने पेट्रोल सस्ता क्यों किया? उस पर IMF क्यों नहीं बोला? फिर उसने बिजली सस्ती क्यों की? उसने उस पर क्यों नहीं बोला? छोड़ देते उसको, 1 साल रह गया था, हुकूमत करता, गलत होता सामने आ जाता। सर साहब इतने दफ़ा ये लोग गए हैं, अगर ये उठा के देख लें आप, पीपल्स पार्टी कितनी दफ़ा जाती है, ज़िया-उल हक के दौर में 2 दफ़ा जाते हैं, मुशर्रफ के दौर में 2 दफ़ा जाते हैं, मुस्लिम लीग नून जो है वो जाती है, मोइन कुरैशी जाता है, तो फिर एक दफ़ा PTI का जाना सारे इस पे मर गए। दरअसल ये सारे अपनी नाअहली को छुपाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब चेंज होने लगा यासर सारा कुछ। अब पहली दफ़ा अवामी प्रेशर जो है, अवामी रद्द-ए-अमल इतना सख्त आएगा कि उसके आगे आप ना वोटों का बॉक्स जो है वो बदल सकेंगे, मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, ना आप वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको अपने दबाव में ला सकेंगे, ना अब ये हो सकेगा जनाब कि ये 5000 की कॉपी रख ले आप और हर शख्स अंदर जाके डब्बों में डाले। आप ऐसा नहीं होगा। आप जब इतनी लंबी लाइनें लगी देखेंगे उन लोगों की जो इस महंगाई के खिलाफ है, मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं करता, वो लोग जो महंगाई से तंग हैं, वो लोग जिनका किचन नहीं चल रहा, वो लोग जो इस मौजूदा हालात में बेरोजगार हो रहे हैं, फैक्ट्रियों से लोगों को निकाला जा रहा है, टाउन साजिंग की जा रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं। रिक्शे वाले रात को रोते हैं कि 500 का 2 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, 2 लीटर यासर, और कहते हैं जब रात को वापस घर जाते हैं तो 500 भी नहीं होता। अब तो वो रिक्शा यूनियन ने भी हड़ताल का ऐलान सोच रखा है कि दूसरी जाने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग रिक्शों का सफ़र, अपनी गाड़ियों का और बाइक्स का सफ़र जो है वो ममनू करार दे चुके हैं क्योंकि उनकी जेब पे भारी पड़ रहा है। कौन करेगा अफोर्ड? मुझे बात है ना, कौन अफोर्ड करेगा? नहीं कर सकते ना भाई, इतना महंगा है काम कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा जिसकी 80 लाख की गाड़ी है वो अमीर आदमी के पास है, जिसकी 3 करोड़ की गाड़ी है वो अमीर आदमी के पास है, जिसके पास 25,000 की मोटरसाइकिल है, जिसके पास 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए की पुरानी गाड़ी है, वो बेचारा सोचेगा कि मैं किस तरह गाड़ी लेके निकलूं। मोटरसाइकिल वाला सोचेगा कि मैं पेट्रोल डलवा के निकलता हूं तो उसके बाद क्या बनेगा मेरा, मैं किस तरह खाऊंगा। लोग भूखा रहना शुरू हो गए हैं जिनकी मजबूरी है। क्या हमारे यहाँ पहले ट्रेंड सेट ये होता था कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो गाड़ियों की कीमत और बाइक्स की कीमत कम हो जाया करती थी, लेकिन इस बार ये हुआ कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो बाइक्स की कीमत भी बढ़ चुकी है। 1,16,000 या 17,000 में 1,17,000 जी अब CD70 मिल रही है, और उसके बाद आप अंदाजा लगा लें कि उससे ऊपर की बाइक्स कितने की मिलती होंगी। गाड़ियों की कीमत बढ़ती जा रही है। कि बिजली महंगी हो गई, वो कहते हैं हर चीज़ महंगी हो गई। जब हमने एक चीज़ तैयार करनी है उस पर बिजली का यूनिट जो है वो कितने का पड़ेगा उन्हें, तो उस हिसाब से वो चीज़ें बाहर आएंगी ना। ये तो गरीब पे पड़ा बोझ, अमीर पे तो बोझ नहीं पड़ा। ये तो गरीब मर गया, गरीब पिस गया, और हमारे वज़रा आते हैं आगे, इमरान खान ये कर गया, बुशरा बीबी ये कर गई, फलांग, और भाई फराग गोगी ने कुछ किया, पकड़े उसे, पकड़ के बाइट से लाए, जेल में डाले, साबित करें उन्हें। और उसके साथ साथ मैं यही भी कहूँगा जनाब, बाकी भी जितने बाहर है सबको ले आए एक ही दफ़ा। ये सारा जिन्होंने कहना पंजाबी स्यापा मकाओ, तो आप सारी जमातें इकट्ठी हैं एक के अलावा, तो लाएँ जितने बाहर मफरूर बैठे हैं, जितनों ने मुल्क को लूटा है, चाहे वो फराग गोगी है, चाहे वो बाऊजी है, चाहे वो कोई भी है, सबको लाए बाहर से एक दफा। जिन पे केसेस हैं लाएं जिन पे केसेस हैं, मैं कह रहा हूं उनको लाएं हमारे और एक दफा जेलों में डालें, सबके वारंट निकाल लें, जेलों में डालें। जो बेगुनाह होगा बेगुनाह हो जाएगा, जो गुनाहगार उससे पैसे निकलवाएं। क्यों नहीं निकलवाते? साहब आप क्या साल कायम करें। कितने अफराद ऐसे हैं जिनका ट्रायल जो है वो सही तरीकों पे होता है? भाई गरीब का होता है, रेडी वाले का होता है, मजदूर का होता है, जिसने बैंक से 5,000 रुपया कर्ज लिया होता है उसका होता है, जिसने 50,000 कर्ज लिया हो तो उसका होता है, जिसने 50 करोड़ रुपया खाया होता है उसका एहतसाब नहीं होता, जिसने 6-6 दफ़ा एक ही जगह का टेंडर करवा के पैसे खाए होते हैं उसका एहतसाब नहीं होता। माजरत से जितना तगड़ा मैं अपना एक वकील करा कर लूँगा
उतनी जल्दी मुझे रिलीफ मिल जाएगा, उतनी जल्दी मैं अपनी मर्ज़ी से काम करवा लूँगा। अगर एक मज़दूर जिसने बेचारे ने 5,000 रुपया ले लिया, उस पर 25,000 रुपया सूद पड़ गया और उसके बाद उसे खींच के जेल में रखेंगे, उसकी बीवी जो है वो अपना जेवर बेचे, उसके बच्चों के किताबें बेचें, उसके बच्चों के कपड़े बिकें, वो किसी जगह से उधार उठा के लाएं, वो घर का सामान बेचें, फिर जाकर उस बंदे को तो मिलेगी बेचारे को। लेकिन मौजूदा दौर में वो जो जेवर पड़े हुए थे वो तो मुतवस्सित तबके वालों के बिक गए हैं, गरीब के पास कहाँ पे जेवर पड़ा? अब गरीब के पास जो जेवर है ना वो अपनी इज्जत का जेवर है, जिस पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। मैंने उस दिन कहा था कि आप सड़कों पे खड़े होकर कुछ लोगों को देखें, आप मांगने वाले कौन है बेचारे। आप ज़रा घरों के दरवाजे खटखटा के देखें कि किन के घरों के अंदर चूल्हों के ऊपर जो हंडिया रखी है उसमें क्या पक रहा है। आप ज़रा जाके देखें बेचारे, क्या किसी आप कुछ ना करें, आप कुछ ना करें, आप मोहल्ले के परचून वाले से जाके कहीं यार ज़रा लिस्ट तो दिखा मुझे, उधार वालों की लिस्ट कितनी लंबी है। कितने लोग हैं जो आज भी 1 पाव घी लेके जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो आज भी 2 किलो आटा लेके जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सब्ज़ी वाली दुकान से सुबह जाते हैं, यार आधा किलो मुझे फ़लाँ चीज़ दे दो, 1 पाव ये दे दो, बस बहुत है। पूछे ना जाके ज़रा, आपको पता चल जाएगा कि इन हालात में क्या हो गया है। इन हालात में बेचारे लोग सिसक रहे हैं। ये हालात हो गया हमारे हुक्मरान। मैं नहीं कहता कि इसका कसूर किसी एक का है, लेकिन जो हाक में वक्त होता है ना, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है यासर। और हाक में वक्त को छोड़ देना चाहिए सियासत पे, इस पे तवज्जो देनी चाहिए, इनकी तरफ आना चाहिए, इन वज़रा को इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए, वज़रा को इसकी तरफ आना चाहिए। आपने अल्लाह की अदालत में भी तो जाना है ना। आवाम की अदालत तो आपको कुछ लगती नहीं ना, आप आवाम की अदालत को कुछ समझते हैं ना, आपके लिए कोई अहमियत है। अगर आप आवाम की अदालत से डरते होते तो आज किसी एक ज़िमनी इलेक्शन में ना आप जाते। आपको पता होता कि हमने कुछ किया ही नहीं, तो क्यों ज़िमनी इलेक्शन में जाएं, क्यों जाके आवाम से गालियां खाएं। आपको पता है कि आप आवाम को कुछ नहीं समझते, तो आप खुदा को ही कुछ समझ लें। अल्लाह की अदालत में तो आपने पेश होना है ना, वहाँ से तो वो गफूर रहीम है, रहम कर रहा है, तो हम आज तक चल रहे हैं। लेकिन जालिम की रस्सी दराज हो तो पकड़ी भी जाती है ना, चाहे किसी भी हुकूमत में हो, चाहे कोई भी शख्स हो। या सर आप क्या समझते हैं ज़िमनी इंतखाबात में ये जो अब फिर से ढिंढोरा पीटा जा रहा है और सारे का सारा मलबा PTI की हुकूमत पे डाला जा रहा है, ये कितना बेनिफिट दे सकता है, कितनी देर दे सकता है, कितने लोगों को राम कर सकते हैं? ये बुनियादी सवाल है। ये इनकी समझ से बाला है, ये भी हमारी समझ नहीं। सर अब हर घर के अंदर लोग सोशल मीडिया को देखते हैं, लोग बड़े समझदार हो गए। अब एक पुरिया बहुत ज़ईफ़ औरत जो उसे भी बताया कि किसकी हुकूमत और क्या चीज़ किस तरह महंगी हो गई है। ये रोज़ाना आके चीखते रहे, IMF जितना मर्जी ये टंडोरा पीटते रहे, लोगों को साबिल हो गया हुआ, हर चीज़ का पता हो गया हुआ है। लोग अगर आप ये कहें कि अब इनकी बातों में जाएंगे, ऐसे कोई नहीं। ये एक टेलीफोन है जो हर दूसरे बंदे के पास है, चाहे वो 5,000 से लेके 5 लाख का हो। उस पर वो इस तरह सोच खोलता है, इस तरह देखता है, फला फला, वो कहता है अच्छा जी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये लिस्ट मौजूद है, आप ये लिस्ट देख लें कि IMF के पास कौन कितनी दफ़ा गया है, तो आपको नजर आ जाएगा। ये क्या आप दूसरे बंदे नहीं ले सकते? अगर आप इतने ही आपके साथ दुनिया है, आप इतने खुशहाल हैं, इतनी आपकी पोजीशन बेहतर है, तो क्यों मरियम साहबा को जलसों में बुला रहे हैं? सारे पाकिस्तान की आपने मुस्लिम लीग को क्यों लगा रखा है? किधर गया इलेक्शन कमीशन, जिसे नजर नहीं आ रहा कि MP MNA वहां पे वज़रा कंपेन कर रहे हैं? नहीं कर रहे कंपेन। क्या गलियों मोहल्लों के तरक्याती काम नहीं हो रहे? सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद भी, जो 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है, उसके बावजूद क्या ये सब कुछ नहीं हो रहा? क्या वहां पे वज़रा कंपेनें नहीं चला रहे? क्या सरकारी मशीनरी बैनर नहीं लगा रही? क्या सरकारी मशीनरी काम नहीं कर रही? आपको इस सारी मशीनरी के कामों और इनके इकदामात के बरक्स नताइज पे कोई असर पड़ता दिखाई दे रहा है? कुछ असर नहीं पड़ेगा। मैं आज भी ये कह रहा हूं कि मैं, अगर आप एक एक हल्का जरा शुरू कर दें, एक एक हल्का चलें आज फिर PP 158 से ही शुरू करते हैं जहाँ पे जलसा हो। चले यहाँ ये हल्का है अब्दुल अलीम खान साहब का जी, ठीक है। यहाँ पर अब्दुल अलीम खान साहब जीतते हैं 8,000 की लीड से, ठीक है। आप जरा निकाल लेना जरा, अलीम खान साहब यहाँ से जीतते हैं। उस वक़्त यहाँ पर PTI वर्सेस यही अब्दुल अलीम खान वर्सेस राना शराफत एक मुकाबला था। अब उस हल्के में अलीम खान साहब नहीं है, राना शराफत है। PTI के उस हल्के में जो है वो मियाँ अकरम उस्मान है। मियाँ अकरम उस्मान का अराई बरादरी से तल्लक है। PTI का वो हल्का है, अराई बरादरी का वो हल्का है। अराई बरादरी वहाँ पे बेइंतहा है। वहाँ पे पहले ये बताइए कि अलीम खान साहब का बैकफुट पे जाना उनके लिए कितना पॉलिटिकल बेनिफिट है? देखिए अलीम खान साहब फुल एक्टिव हैं और शुएब सिद्दीकी साहब आज एक्टिव थे।
नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि खुद को आगे रखने की बजाय किसी और को आगे रखने। इसलिए अलीम खान साहब अब एक बिजनेस के साथ साथ एक मीडिया टाइकून है, बड़े वो चले गए, मेरा ख्याल है उनके लिए अब ये एक सियासत बिल्कुल मामूली सी चीज़ रह गई। स्वाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना, यानी वो किंग मेकर अब आप। हाँ, वो किंग मेकर है। इस हल्के में बड़ा मज़ेदार मुकाबला है। मैंने उससे पहले कहा था कि यहाँ पे चौधरी हसन एक अहम उम्मीदवार था, वो बैठ गया पीटीआई के हक में। अब वहाँ पे कंपटीशन बड़ा मज़ेदार है। वहाँ पर जो बेसिक इस वक्त है ना, पीटीआई का जो वर्कर है, अगर अलीम खान साहब खड़े होते तो अब्दुल अलीम खान का एक वोट बैंक ज़ाती था, इन लोगों का सालों साल से काम कर रहे। वो खुद खड़े नहीं, जब आप खुद खड़े नहीं होते तो आपका ज़ाती वोट 15 या 20% तो आपके लिए निकल आता है, बाकी नहीं निकलता। और अब महंगाई बहुत बड़ी एक बात है। उस वक्त अब मुस्लिम लीग नून की जो इलेक्शन था उसमें महंगाई नहीं थी असर, अब महंगाई का फैक्टर है। उसके बाद आप अगले हल्के में आ जाए ज़रा, लाहौर का ये 158 में आपको कह रहा हूँ कि बड़ा मज़ेदार मुकाबला होगा। और अकरम उस्मान जो इस वक्त तक अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं, डोर टू डोर जो उनकी कंपेन। पीपी 167 में क्या होगा? पीपी 167 आप किसका मुकाबला कह रहे हैं? पीपी 167 और पीपी 168, एक नज़ीर चौहान साहब वाला हल्का और दूसरा खोखर वाला हल्का। असद खोखर की बात कर रहे हैं ना, असद खोखर के हल्के में मुकाबला होगा, नज़ीर चौहान के हल्के में 1 साइडेड मुकाबला होगा। यानी आप माइनस कर रहे हैं नज़ीर? जी बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। और वहाँ पे जो है शबीर गुजर वो बहुत आगे जा रहा है। उसके बाद आप जाए ज़हीर अब्बास खोखर वाला इलाका, जहाँ पे ओन चौधरी के भाई जो हैं, या अमीन चौधरी और ये है, क्योंकि उस इलाके में मैं हल्कों की आपको सूरत हाल बता देता हूँ। देखें, वाबडा टोन, वलेंशिया, जोहर टोन, ये वो एरिए हैं जो बहुत पीटीआई के हैं, और यहाँ पे पीटीआई का हमेशा से जीत है। उस वक्त जब इतनी पीटीआई की मूवमेंट नहीं थी, उस वक्त वो 6-7 हज़ार से जीते थे इन इलाकों से लैदा। लेकिन इन इलाकों में पहला फ्लैक्सेस और बैनर्स भरमार पीएमएलएन किया है, उन्होंने तशहीरी मुहिम खूब चलाई। बैनर से ना तो वोट मिलता है, वोटर ने निकलना। मैंने आपको कहा किचन की जो 5 चीज़ें हैं ना, 5 चीज़ें किचन की, ये बड़ी अहम है। और 5 चीज़ें क्या है किचन की? आटा, चीनी, घी, दाल, ये चीज़ें, ये तो महंगी तरीन होगी है ना, किस तरह आप करेंगे? उसके बाद आप जी लाहौर के 4 हल्कों में से एक हल्के में मुकाबला होगा। यासर उस दिन ट्रांसमिशन में आप भी बैठे होंगे, मैं भी बैठा होगा, और 3 हल्के जो हैं वो आपको 1 साइडेड नजर आएंगे। उसके बाद आप आ जाए अगला लाहौर शेखुपुरा हल्का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट था अराई बरादरी का और उसके साथ विरक। वहाँ पर 2 उम्मीदवार तो अराई बरादरी का इकट्ठे आपस में लड़ गए। तहरीक लबैक के जवेद इकबाल जो हैं वो भी अराई हैं, और साबिका वहाँ से चेयरमैन रहे हैं जिला कौंसिल के, और खालिद मियाँ हालत जो है वो भी अराई हैं, वो भी दोनों के आपस में हो गया। तीसरा जो विरक है, खुरमशदाद विरक तहरीक इंसाफ का, उसका ससुराल जो है वो सांदा लाहौर का सबसे बड़ा अराइयों का ख़ानदान है, यानी अराइयों का एक बहुत बड़ी बरादरी। वो तो फिर बंटवारा हो गया, बरादरी में तो वैसे ही बंटवारा हुआ ना, तो वहाँ पे हो गए। तो विरक एक तरफ साथ हो गए, अराई उनके साथ हो गए, मंझ राजपूत वो भी उनके साथ हो गए। वहाँ पे आप किस तरह उसको करेंगे? उसके बाद आप आगे चले जाए ज़रा फैसलाबाद, आपके अपने इलाके वाली नशिस्त पे अजमल चीमा साहब वर्सेस वो जो है लड़का अली अफजल साहिब। तो आपको पता है अली अफजल साहिब बिल्कुल वाज़ेह जीत रहा है वहाँ पे। उनके अब्बा जी के काफ़ी असर रसूख है, और वो बहुत ज़्यादा अपना भी वहाँ पे जो असर है, उसकी जो मेल जोल है। उसके बाद लोग नहीं समझते कि ये बंदा लोटा हो गया, ये छोड़ के चला गया, फिर ये बड़ी चीज़ है, फिर महंगाई, मैंने कहा सबसे बड़ा अपोजिशन महंगाई चली जाए। उसके बाद आप आ जाए ज़रा खुशाब की तरफ, खुशाब में आप आ जाए। खुशाब में मुस्लिम लीग नून के 2 उम्मीदवार खड़े हैं। आसफ बाज साबिक सूबाई वज़ीर जो है वो भी खड़ा है साथ, वो नून लीग का वोट तो रहेगा। तहरीक इंसाफ का भी एक खड़ा है, लेकिन अक्सरियत उसके साथ है। आप इन सारे मुकाबलों में टीएलपी को क्यों नजरअंदाज कर? टीएलपी बिल्कुल अच्छा वोट लेगी, क्योंकि टीएलपी अच्छा वोट लेगी, लेकिन टीएलपी को कहीं पे जीतने नहीं देंगे। मेरी नाकिस राय ये है कि बहुत से हल्कों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पहली पोजीशन पे होगी, मैं अपनी नाकिस राय और अपनी अब तक तो ये दुरुस्त है कि दूसरे नंबर पे पीएमएलएन हमें दिखाई नहीं देगी, टीएलपी दिखाई। जी बिल्कुल आप कह रहे हैं। और मैं आपको एक और भी बड़ा बता दूं, नून लीग के उम्मीदवार चीख रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और पीडीएम की दीगर जमातें किधर हैं? कहते हैं उनके लोग तो हमें नज़र ही नहीं आते। इलेक्शन तो तहरीक इंसाफ, टीएलपी और वर्सेस पीडीएम हो रहा है, मुस्लिम लीग नून नहीं हो रहा, वर्सेस पीडीएम हो रहा है। उन्होंने कहा वो तो हमें नज़र ही नहीं आ रहे, तो हम किस तरह इसको करेंगे? तो या सर आप एक एक हल्का। उसके बाद आप आ जाए लोधरा के हल्का में, लोधरा के दोनों हल्के नून लीग ये पीटीआई जीतेगी, दोनों हल्के, क्योंकि वहां पर एक आज़ाद ग्रुप जो है वो बड़ा तगड़ा ग्रुप है। फिर आप आगे चलते जाए ना, आप एक एक हल्का जो है, यानी कुली तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो पोजीशन है वो मुस्तहकम दिखाई देती है। और अगर कहीं करने की भी कोशिश की गई
तो लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी हो सकते हैं, सूरत हाल तशवीशनाक भी हो सकती है। तो फिर रफ्ता रफ्ता ज़िमनी इंतखाब की इसी जो कैंपेन को मद्देनज़र रखते हुए उस पर तबसरा भी करते रहेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इस मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि उसका हल कोई एक पार्टी तलाश नहीं कर सकती, उसका हल कोई 1, 2, 3, 4 माह में तलाश नहीं किया जा सकता। उसके लिए तवील मुद्दती मंसूबे बनाना होंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल के आगे बढ़ना होगा, तभी आप कोई ऐसी समत का तयन कर सकते हैं जहां पर आपको बेहतरी के आसार दिखाई दें, जहां पर आपको वो चश्मे दिखाई दें जहां से तरक्की फूटती हो, जहां पर वो रास्ते दिखाई दें जो आपको मंजिल की तरफ लेकर जाते हो, और वो मंजिल जो तरक्की याफ्ता मुमालिक के सफ में खड़ी करने वाली हो। लेकिन इसका हल किसके पास है? ये सोच विचार तो सभी करते हैं, लेकिन हल देने को तमाम पार्टीज अपना मंशूर लेकर अवाम तक पहुंचती हैं। लेकिन अवामी मकबूलियत इस वक्त देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह क्रेडिट जाता है कि अवाम ने जो तमाम उम्मीद की लौ लगाई है वो पीटीआई के साथ लगाई है। अवाम की इन उम्मीदों पर पीटीआई किस तरीके से पूरा उतरेगी, क्योंकि एक ऐसे वक्त में उम्मीद लगाई गई है कि जब तमाम तरफ आपको अंधेरा दिखाई देता है और लौ सिर्फ एक समत में दिखाई दे रही है। तो जहां पे लौ दिखाई दे रही है वहां पर अलाव कितना बड़ा होगा और रोशनी का दायरा कार किस हद तक वसी किया जाएगा, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के रहनुमा मेहर सज्जाद छीना साहब ने। मेहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहर सज्जाद साहब, इस वक्त जो हैजानी कैफियत बपा हो चुकी है, हमारे हुक्मरान जो है वो हमें नित नए तरीके बता रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई से हम छुटकारा हासिल करेंगे। तो पीटीआई का मंशूर माजी की निस्बत अब मुख्तलिफ क्या होगा? अब मैकेनिज्म क्या है? अब अवामी हिमायत मजीद किस तरीके से हासिल की जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई का मंशूर देखें, जो कल था आज भी है, वो सिर्फ उसका मकसद सिर्फ एक ही था, अवाम की भलाई, और वो अवाम की आवाज़ थी और हमेशा अवाम के लिए सोचते थे। तो तभी आप देखें कि उनका हर फैसला पॉपुलर था और अवाम के लिए किया गया है। तो हमारी जो पिछले 70 साल से बाकी गवर्नमेंट्स चल रही हैं वो अवाम की आवाज़ नहीं थी, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानी करना था। ये बेसिकली मैं समझता हूँ ये दोनों पार्टियों के दरमियान जो असल फ़र्क है वो सिर्फ ये है। पीटीआई हमारी जो पाकिस्तान की नेशन है उसकी आवाज़ है, वो समझती है, उसके दुख दर्द को समझती है, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी को समझती है, उनकी मुश्किलात को समझती है। अब ये अब इतनी पार्टियां सब इकट्ठी होकर आई थी और इन्होंने कहा जी हम महंगाई को ख़त्म करेंगे। हमें क्यों निकाला गया था? हमें क्या इल्ज़ाम लगाया था हमारे ऊपर? करप्शन का तो कोई इल्ज़ाम नहीं था, कोई साबित नहीं कर सके। एक ही इल्ज़ाम था, महंगाई है। तो आप इनको देख लें, हमारे पिछले 3 साढ़े 3 साल के दौर में देख लें तो कोरोना के बावजूद हमने हमारी हुकूमत, आप देखें हेल्थ कार्ड इशू किए, 10-10 लाख की उनकी लिमिट थी। उसके साथ एहसास प्रोग्राम को आप देख लें, पेट्रोल और इनकी डीजल की कीमतों को उन्होंने कंट्रोल रखा। तमाम दुनिया में मुश्किलात होने के बावजूद इन्होंने अपनी हमारी कौम को रिलीफ दिया। मगर आप देख लें, ये लोग आए थे, ये इतने चैंपियन बनते हैं, इतने सालों से, पिछले 70 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, ये दावा करके आए थे कि हम आवाम के लिए आएंगे। तो आते ही आप इनकी पिछले 2-2.5 महीनों में आप इनकी महंगाई की रेशो देख लें, आप पेट्रोल के देख लें कितने में हमने इनको दिया था और आज ये कितने में आज फिर ये पेट्रोल दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप देखें, ये तो कोई शक नहीं, किसी कोई दूसरी राय नहीं कि आप अवाम आज भी आपके साथ खड़ी है। लेकिन अब आपने कल भी जलसा खान साहब ने किया, बहुत बड़ा जलसा था। उस जलसे के बाद खान साहब कोई फाइनल डेट अनाउंस नहीं कर सके, तो आप फाइनल राउंड कब खेलने जाएंगे? और इससे कितनी गैबी ताकतें हैं जो इस वक्त कंट्रोल कर रही हैं इस तमाम सारी सिचुएशन को। अब तो अवाम के सामने एक्सपोज हो चुकी हैं, पहले छुपी हुई थी। तो अब वो सारे, आप पता है वो लोग हैं, जब तक उनका असर रसूख है, अगर वो पॉपुलर हैं ये लोग, तो ये फौरी इलेक्शन कर दें। इनको तो चाहिए, अगर ये समझते हैं कि अवाम के अंदर पॉपुलर है, तो ये क्यों लेट क्यों कर रहे हैं, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आप फाइनल राउंड कब खेलने जा रहे हैं? सर हम देखें, हम तो इंतजार में हैं। हमारे खान साहब जब कॉल देंगे हम उनके इंतजार में, जिस वक्त हम इशारा करेंगे हम पहुंच जाएंगे एहतजाज के लिए। हम तो चाहते हैं इलेक्शन आज हो, बल्कि हमारी आवाम भी यही चाहती है कि इलेक्शन हो। अभी देखिए रिजल्ट आ जाएगा, आप देखें 17 तारीख को हो रहे हैं। हमारी इंशाल्लाह जो जमात है ये बहुत पॉपुलर जा रही है
और बहुत मकबूल है। आप देखिएगा पंजाब के अंदर हमारी सीट्स मैक्सिमम इंशाल्लाह आपकी जमात मकबूल जा रही है। एक वो वक्त था शीना साहब के जब ये बात मौक़िफ़ आपकी जमात की तरफ से अपनाया गया था कि इलेक्टेबल्स जो होते हैं वो इंतखाबात की ज़रूरत होते हैं, उन्हें अपने साथ मिलाना ज़रूरी होता है। तो अब ज़िमनी इंतखाबात में वही इलेक्टेबल्स आपके मद्दे मुकाबिल हैं और आपके जो बुनियादी कारकुनान थे जो लॉयल थे पार्टी के साथ वो उनके सामने हैं। तो अभी जो अवामी हिमायत है और फार्मूला जो चेंज किया गया है, इसके पीछे आपको बुनियादी महरक़ात यही लगते हैं कि महंगाई है जिसकी वजह से अवाम मौजूदा हुक्मरानों से नफरत करते हुए आपकी मोहब्बत में इस वक्त गिरफ्तार? बिल्कुल ऐसा है। अब अवाम देखें जाग चुकी है, अवाम अब सोई भी नहीं है। अब सोशल मीडिया का दौर है। जैसे अब आप देखें, अब हम लोग मीडिया पर बैठे हुए हैं, अब हर चीज हर नौजवान के सामने, गांव से लेकर शहर तक, हर पढ़ा लिखा नौजवान, इवन अनपढ़, वो भी अब सोशल मीडिया से हर उसका माइंड क्लियर हो चुका है। अब हमारी लोग जो है वो मैच्योर हो गए। दूसरी बात आप ये देखें, अब हमारे यंग लोग आ रहे हैं, 18 साल से जो भी ऊपर आ रहे हैं, आप देखें वो पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन है, वो अच्छे बुरे की अब वो तमीज रखते हैं। और ये यकीनन आप कह रहे हैं कि जो इलेक्टेबल वाली बात है, बदकिस्मती से ये हमारी चल रहा है पार्टियों के अंदर। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी पार्टियां दूसरी भी अगर ये चाहें नए नौजवान लेकर आए, वर्कर लेकर आए, तो मेरा ये ख्याल है कि खान था। मैं आपको बात करता हूँ इमरान खान। अब देखिए, दो हमारे माफिया थे इस मुल्क के अंदर, पीपल पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, फजल रहमान हो गई, ये सारे इलेक्टेबल की सियासत करते थे। और हमारे इमरान खान जब आए और उनके कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं था, उनके पेरेंट्स या कोई सियासी बैकग्राउंड है ना, वो इलेक्टेबल थे, लेकिन उन्होंने कौम को शऊर दिया, कौम को उन्होंने एजुकेट किया। मेहर साहब, आप जनूबी पंजाब की कैंपेन कर रहे हैं, जितने वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन है, आप रोज़ाना मुख्तलिफ जलसों में जाते हैं। जनूबी पंजाब से जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कितनी नशिस्तें निकालेंगे? हम इंशाल्लाह ताला सर, हमें उम्मीद है मैक्सिमम हम लोग निकालेंगे, क्योंकि मैं तो ग्राउंड पे जा रहा हूँ। साउथ पंजाब में अलीपुर है, हमारा डेरा गाजी खान है, हमारे यहाँ सरदार सैफुद्दीन खान खोसा हैं, और काफी सारे जितने जतोई साहब हैं। तो इंशाल्लाह मैं जहां भी देख रहा हूँ, हमारा इस वक्त ना साइलेंट वोटर बहुत है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे लोगों को थ्रेट किया जा रहा है, उनको पुलिस के जरिए उनके ऊपर केस किए जा रहे हैं। तो अब लोग इजहार नहीं कर रहे। इंशाल्लाह ताला पोलिंग वाले दिन ये लोग हमारे इजहार करेंगे और आप देखेंगे पोलिंग वाले दिन आपको रिजल्ट नजर आएगा। नहीं, आप मैक्सिमम कह रहे हैं कि मैक्सिमम नशिस्तें निकाली जाएंगी, मैक्सिमम की हद कहां तक मुकर्रर की गई है? जी, मैं समझता हूँ 90% हमारी इस वक्त सीट्स हमारी होंगी। 90% का मतलब ये हुआ कि 18 सीटें आप निकालेंगे? मतलब 18 सीट तकरीबन, मैं ये समझता हूँ। साउथ पंजाब में मैं फिर रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ, लोगों का जोश देख रहा हूँ। और मैं और आप बताऊँ, अपोजिशन वाले जो गवर्नमेंट वाले लोग हैं, वो तो बेचारे दिन के टाइम कंपेन नहीं कर सकते। जब बाहर निकलते हैं, पब्लिक लोटे लेकर आगे आ जाती है। वो रात को जाते हैं, रात को अंधेरे में जाके वो कंपेन करें, जबकि पीटीआई के हमारे जो लोग हैं वो दिन को कंपेन करें और पूरे लोग उनके साथ होते हैं। अच्छा, आपका दावा है कि 90% सीटें आप जीतेंगे, 18 सीटें कम से कम आप जीतेंगे पंजाब से, तो पंजाब में गवर्नमेंट आपकी बन जाती है। और अगर इसी दफ़ा फिर इलेक्शन में वही हुआ कि पता चला कि हर पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट गायब हो गया या ऐसा हो गया, तो पीटीआई ने क्या हिकमत अमली बनाई है? जी हाँ, ये बिल्कुल होता है। यही हमें इस वक्त सबसे बड़ा खौफ यही है। इसके लिए हिकमत अमली है कि एक तो हम कोशिश करेंगे अपने एजुकेटेड लोगों को, स्पेशली हमारे जो वोकला हजरात हैं, उनको हम एज अ एजेंट पोलिंग पे उनको ड्यूटीज देंगे। और हमने तमाम अपने पोलिंग एजेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि आपने अपने सामने फॉर्म 45 लेना है, उसको अपने सामने साइन करवाना है। जब पोलिंग आपने वहीं रहना है, और स्पेशली जब ये बक्से आपके चले जाते हैं अपने हेडक्वार्टर, वहां तक हमने उसको फॉलो करना है और टाइम को देखना है कि बीच में कहीं गायब तो नहीं हो गया टाइम। ये हम इस दफा कोशिश करेंगे पोलिंग एजेंट्स हमारे बाशऊर हों और इस पे नजर रखें कि हमारे साथ सरदार साहब कोई ट्रेनिंग भी हुई है? क्योंकि इस तरह के वाकयात में जब कहीं पर रद्दोबदल हो रहा हो, कोई अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा हो, तो इस तरह के वाकयात में लड़ाई झगड़ा जो है वो मामूल में देखने में आता है। तो उससे बचाव भी हो, हकायक भी अवाम तक पहुंचे, तो उसके लिए कोई मुनज़्ज़म तरीका कार, कोई खुसूसी हिदायत जारी की गई? चैलेंज ही यही है जो आप बात कर रहे हैं, और ये हकीकत है। ये गवर्नमेंट सारी हमारे अगेंस्ट चल रही है। वो कोशिश करेंगे, हमारे जो रिजल्ट है उनको पता है, उनके कैंडिडेट्स आप यकीन करें वो सामने आ ही नहीं रहे, लोगों के सामने फेस नहीं कर पा रहे।
लेकिन जो सरकारी मशीनरी है जिसके अंदर पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये धांधली करेंगे और एक स्टेशन पे धांधली करेंगे जहां हमारी पॉपुलैरिटी होगी, वोट हमारा ज्यादा होगा। ये वहां इनकी ये प्लानिंग है जो हम सुन रहे हैं। इन्होंने वहां पर दंगा फसाद करके उन पोलिंग को रुकवाना है, यानी कोशिश करना है अगर सुबह 9 से 5 बजे तक है तो मैक्सिमम टाइम वो झगड़े के अंदर हमारा पोलिंग स्टेशन बंद रहे। ये इनकी हिकमत है। ये तो उनकी हिकमत अमली होगी। अगर वो इस पे कामयाब हो जाते हैं, कामयाब हो जाएंगे। आप क्या उनकी हिकमत अमली को नाकाम करने के लिए कुछ कर रहे हैं? जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए हमने इस दफा कोशिश की है हमारे जो वकला हज़रात हैं वो वहां पर रहे, और मीडिया के साथ हमारी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगी, आप मेहरबानी करें, क्योंकि आपको लोग देखते हैं, मीडिया के तवज्जो से आवाम को सब नजर आता है। तो हम समझते हैं इस वक्त आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, पोलिंग स्टेशन है, आपके बंदे कवरेज करें, मैक्सिमम कवरेज करें, ताकि आपकी मौजूदगी में किसी किस्म की जो हमें यहाँ रुकावट है, एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार जरूर कर रखा है कि जो धांधली के ऊपर भी ओवरकम कर सके और आवाम तक आगही भी पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया मेहर सज्जाद हुसैन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हुकूमत की इत्तेहादी जमात BAP के रहनुमा खालिद हुसैन मक्सी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे इस पूरे सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे, मुल्क की मुआशी हिजानी कैफियत पर बात करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि दिवालियापन का खतरा जो है वो टल चुका है, अब इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उनका यह भी कहना था कि जो बंद पावर प्लांट से उनको फौरी तौर पर फ़ाल करने के लिए अहकामात की हिदायत कर दी गई है। उनका यह कहना है कि मुल्क अब बेहतरी की जानिब गामज़न होगा। एक ऐसे वक्त में उनका यह बयान है कि जब मुल्क के अंदर हिजानी कैफियत बपा है, जब मुल्क का हर शहरी अपनी जेब को टटोलता है तो उसे अशियाए खोरनोश के लिए जो मुकर्रा पैसे होते हैं वो अपनी जेब से नहीं मिलते। जब हर पाकिस्तानी ये सोचता है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने एजेंडे पर काम करती हैं, अवाम की फलाह व बहबूद का कोई नहीं सोचता, तो ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म का ये बयान जो है ये पुरफ़ज़ा माहौल किस तरीके से बना पाएगा? मुल्क की सियासी जमातें इस बारे में क्या राय रखती है? बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद मक्सी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद मक्सी साहब, मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि वज़ीर आज़म ने पहल ये कहा था कि सर मुंडवाते ही औले पड़ने शुरू हो गए। हमारे वज़ीर तवानाई ये पैगाम देते हैं कि ईद के ऊपर भी लोड शेडिंग कम नहीं होगी। हमारे वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि IMF नाक से लकीरें खिंचवा रहा है। तो ये ऐसी सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं कि बेहतरी का रास्ता कैसे निकलेगा? कौन निकालेगा? आवाम को राम कौन करेगा? बस ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से कोई मेहरबानी हो, क्योंकि हालात तो मुल्क के वाकई नाजुक हैं। और रही बात कि हर पार्टी अपने एजेंडे पे, जाहिर हर पार्टी का अपना मंशूर होता है, बट एक नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए जिसको हमने बिल्ड करना है। ये पाकिस्तान में बड़े दुख से और अफसोस से कहना पड़ता है कि 70 साल में नेशनल एक हमारा कंसेंसस नहीं बन सका। नेशनल लेवल पे हमारी एक वो कोऑर्डिनेशन या एक डायरेक्शन बन जाए, वो इस मुल्क ने उस चीज़ का मज़ा नहीं लिया। तो उसका आज हमें ये नुकसान हो रहा है, क्योंकि ना पॉलिसीज रही, ना सिस्टम एक चलता रहा कि कोई एक माहौल बन जाता, बिजनेस माहौल सिस्टम बन जाता, वो टूटता रहा सारा, तो उसका नुकसान उठा रहे हैं आज हम। हाल साहब, आपने हमेशा बड़ी खुली डुली गुफ्तगू की है और बड़ी आपने बिला झिझक जो बात होती है वो कर देते हैं। असम्बली में भी हमने आपके गिले भी सुने, पार्लियामेंट में बाकी भी सुना। क्या मौजूदा हुकूमत जो है ये आपको आपके साथ किए हुए वादों के मुताबिक वो सब कुछ कर रही है? देखें, वादे करना और एकदम कोई हुकूमत आके ठीक कर ले, ना खान साहब कर सकते हैं ना ये कर सकते हैं, इसमें टाइम तो जरूर लगेगा, एक प्रोसेस है। नहीं, जो आपसे वादे किए थे, जो आप लोगों का गिला उस दिन हमने सुना, क्या वो गिला दूर हो गया? अभी आप देखें, मैं आपको अर्ज करूँ ना, अब तो और उनके पास रास्ता ही नहीं है। अब चल के ठीक करने की कोशिश करें जब तक कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने एक चीज अपने ऊपर जिम्मा ले लिया, बजट भी पास कर लिया, आवाम की नाराजगी भी उठा ली। ठीक है ना जी, एक अपना पॉलिटिकल वो जो दाव पे लगा दिया अपना सारा वो। अब तो मेरे ख्याल देखें चलें कुछ अरसा, क्योंकि एक चीज तो आ गई है ना, फौरन इस वक्त तो कोई हल नहीं निकलेगा। मैं समझता हूँ इलेक्शन भी हल नहीं है। इलेक्शन से
ना बिजनेस ठीक होगा, ना IMF ठीक होगा, जो पॉलिसीज बाहर की हैं वो रहेंगी। अब हमने खुद सर्वाइव करना है बेसिकली। नहीं खालिद मक्सी साहब, आप ये समझते हैं कि अगर पीटीआई बैठना है, अगर पीटीआई की हुकूमत ही होती अभी तक, तो तब भी मुआशी नहज जो है यही होती? उस तरफ जा रही थी, मैं समझ रहा हूँ। वो भी बड़ा सर्वाइवल का मसला हो रहा था। वो तो बड़े खुश हैं कि उनके गले से निकल गई। उन्होंने खुद बयान दिया, शेख रशीद का आपने सुना ना, कि सारी मुसीबत हमारे गले में पड़ रही थी मगर हमारे गले से निकल गई। आप क्या समझते हैं फिर, आप लोगों के गले में या मियां शहबाज शरीफ के गले में डाली गई है या आप लोगों ने खुद डलवाई है? मैं एक आपको अर्ज करूं, मियां साहब की एक अपनी पार्टी है, मेरी एक अपनी पार्टी है। हमारा अपना एक माइंड मंशूर था, सिस्टम था। हमने महसूस किया हमें न कोई पीटीआई गिला दे सकती है, ना ये अवाम की गिला। अवाम का हक बनता है, वो उनका राइट बनता है। अच्छा खालिद साहब, फिर यही बताइए, JUI फे के रहनुमाओं से बात करें तो वो ये कहते हैं कि हमारे कारकुनान जो हैं वो इस वक्त कर्ब में मुब्तला हैं और इज़्तिराब की कैफियत में हैं। तो क्या आपका इस हुकूमत के साथ देने के बाद इस मुआशी सूरत हाल पे पहुंचने पे आपको भी अपने कारकुनान की इसी तरह की कैफियत का सामना है? तकलीफ तो देखें, जिसके घर में खाना नहीं, जिसका बच्चा बीमार है, इलाज नहीं करा सकता, उनसे व्हाट डू एक्सपेक्ट? वो क्या निकलेगा उससे? वो तो सूरत को देख रहा है ना, सिचुएशन को। उसकी तो सियासत भी खत्म होगी, उसका जहन भी काम नहीं करेगा, क्योंकि भूख और जब इखलास आ जाता है, ऐसी हालात आ जाती है, ऐसी तंगी आ जाती है, तो बड़ी तंग सूरत में होते हैं। यकीनन मैं समझता हूँ वो उस वक्त गुस्से में है। अब एक चीज आ गई है, अब इसको फेस तो करना है उन्होंने, अपना मियाँ साहब उन्होंने गुजरना है। हम तो अब एक आ गए ना, बार बार हम भी पार्टियां बदल के पहले मुस्लिम लीग में से निकले, अब हम भी यार तंग हो गए हैं। अब आपने तो फैसला कर लिया, जब तक सियासत है इसी में रहना है। अभी तो बार बार ये करना। अब अगर कोई अभी ऐसी सिचुएशन बनती है जो इलेक्शन आ जाती है और बात है, बट अभी फिर से उधर भागना है, इधर गिराना, उधर गिराना। लेकिन आपकी पार्टी अलग है, आपकी पार्टी है। मैं तो यही कर सकता हूँ, सियासत छोड़ सकता हूँ, और तो भी कोई रास्ता नहीं रहा। खालिद साहब, आपकी पार्टी अलग है, आपकी पार्टी का मंशूर अलग है, तो क्या अपने कारकुनान की इस मज़ामत का सामना करते हुए आपने कुछ सिफारिशात, कुछ गिले वफाकी हुकूमत के सामने रखे हैं? हमारी पार्टी तक छोटा बच्चा है, अभी उसका अपना जहन नहीं है, वो जहन बन रहा है। आप समझ रहे हैं ना, हमारी पार्टी को टाइम कितना हुआ भाई। तो आप क्या समझते हैं, आपकी कोई बात हुई इस पे? आपकी लाजमी बात है, जब ये पेट्रोल महंगा करते होंगे या दीगर मामला करते होंगे, तो अभी हमारी पार्टी क्योंकि थोड़ा उसमें स्प्लिट था, वो थोड़ा सेटल हो रही है। कुछ अपने हमारे अंदरूनी मामले थे, आप समझ गए ना, हम उसमें लगे हुए थे। तो वो अब जाहिर है, अब जो सिचुएशन आ रही है तो ये आएगा सामने, जाहिर है। तो मैं ये सब पूछना चाहता हूं, बलूचिस्तान के अपने भी हालात हैं। बलूचिस्तान में पानी नहीं है पीने को, और काफी चीजें अपने हमारे मसाइल हैं। पंजाब के अपने मसाइल हैं। साहब, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जिस वक्त ये कोई अहम फैसले करती है हुकूमत जिसके आप इत्तेहादी हैं, और आप ही के वोट जो है वो अहम तरीन वोट है। नहीं, आप क्या चाहते हैं, इस हुकूमत को गिरा दें? फिर नहीं, हम ये नहीं चाहते। आप मशवरा दे दें, आप मशवरा दे दें। मक्सी साहब, बुनियादी तौर पे बात ये की जा रही है कि जिस तरह इकदाम पेट्रोल की कीमत को बढ़ाना हो या दूसरी कीमतों को बढ़ाना हो, ये बाहमी मुशावरत से होते हैं या आपने सिर्फ? मैं मशवरा करते हैं, अगर हमारे इलेक्शन लाने से पेट्रोल भी कम होता है, ठीक हो जाता है, तो मैं मशवरा देता हूँ मियाँ साहब को, जी चले जाएं। बात ये नहीं है कि आपके मशवरे पे अमल दरामद हो रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ जी, आप बताएं। मेरे कहने से सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसे बताएं क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताएं। तो आपको क्या नजर आता है, चले कब तक हालात बेहतर होते नजर आते हैं? मैं तो कहता हूँ, दुआ करता हूँ कि हालात ठीक हो भाई। इंसान तकलीफ में है कुछ। ये अब देख तो देखें, मैं आपको अर्ज करूँ ना, सूद और कर्ज और ये एक सिलसिला तो जुड़ा हुआ है। नहीं हो जैसे कैंसर की बीमारी जुड़ी होती है, किसी को तो खा जाती है, वो तो भी आप अंदाजा लगाएं, है तो सही। जहां तो ये करें कि एकदम जवाब दे देते हैं, देखें यही हल है इस वक्त के, टोटल जवाब दे देते हैं वेस्ट को, जी ना हमें हमारी एक्सपोर्ट चाहिए, ना इम्पोर्ट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम रशिया की तरफ जो भी हैं, मुल्क इस तरफ का ईस्टर्न ब्लॉक है उसकी तरफ देखते हैं, और ठीक है, अब एक ही तरीका है, फिर वो डू एंड डाई वाली बात है। तो अगर हमारा ये ईस्ट ब्लॉक है, चाइना, और ये लोड उठा सकता है, जहाँ फ्रेंडशिप दे सकता है, क्राइसिस से निकाल सकता है, तो आई थिंक ये चॉइस करनी चाहिए। वो हमारा इंपोर्ट भी उठा ले, गंदम का मसला है, गैस का है, जो भी चीजें हैं, तो ठीक है। तो गारंटीज आपने बड़ी अच्छी बात की है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। मैंने तो पहले कहा कि आप हमेशा खुली डुली बात करते हैं और हमेशा वो बात करते हैं जो होनी चाहिए। आपको कोई मीटिंगों में ये तो तय हुआ कि अगले 3 माह बेहतर हो जाएंगे, 2 माह बेहतर हो जाएंगे?
अब देखें जी, ये अपना बजट हो गया है, बजट के बाद अब तो पास भी हो गया बजट। अब हम जाहिर ऑब्जर्व करेंगे कि ये महीना डेट देखते हैं कि प्रोसेस शुरू हो, टैक्स कलेक्शन हो, को बेहतरी की तरफ जाता है, ठीक है, नहीं तो जाहिर है डिबेट में बातों में तो आ जाएगा नहीं। जैसे सिचुएशन अगर टेंस होती जाएगी तो हालात बदलते जाएंगे, आप समझे ना। और सियासत ऐसी चीज है, हालात ऐसे किसी भी टाइम बदल सकते हैं, बिगड़ सकते हैं हालात। कौम कब तक क्या बर्दाश्त करती है, क्या हालात होते हैं, तो ये सारी चीजें देखने की हैं। तो मकसी साहब, एक आखिरी सवाल। वज़ीर आज़म ये कहते थे कि गवादर की जो तरक्की है वो रुक चुकी है, अब फिर से गवादर की तरक्की शुरू होगी और उस पर हम तवज्जो दे रहे हैं। तो आपको इस मौजूदा हुकूमत के दौरे इक़्तिदार के अंदर गवादर में बेहतरी क्या दिखाई दे रही? देखिए, वो सीपेक पे डिपेंड कर रहा था। ग्वादर जो था वो एक किस्म का हब था कि एक्सपोर्ट होगा, वहां से चाइना आएगा और ऑयल टर्मिनल लगेगा, बेसिकली यही था। और वो जो जब वो अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो उससे जो ऑफ शूट्स होते हैं और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं उससे हमें भी फायदा होता, कुछ हम भी चाइना से सीख लेते और यही हो सकता था। रोड बन जाते, थोड़ा लोकल पॉपुलेशन को थोड़ा वहां पे मिल जाता। उसके भी हैं, उसके भी डिबेटेबल चीजें हैं कि लोकल पॉपुलेशन की सिचुएशन क्या होगी, तो इसलिए वो भी थोड़ा जरा सवालिया निशान बन गया था। उस पे भी सीपेक पे भी अभी थोड़ा इन्होंने बातें शुरू की हैं, मगर वो थोड़ा टाइम लगेगा। सीपैक पे बातें तो शुरू हुई हैं, पेशरफ्त होना शुरू हुई है, लेकिन उस पर थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। बहुत शुक्रिया खालिद मकसी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़ स्टार का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।